Everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today in this video, we'll cover parallel import under Patent Act 1970. These are the topics which we are going to cover in this video. You can just read. The subject is intellectual property rights. Let's start our video. Now, understanding patents and exclusive rights. सो पेटेंट के राइट्स हमें पता ही है कि क्या क्या चीजें होती है स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है जब पेटेंट मिलना होता है तो नोवेल्टी नॉन ऑब्वियस यूटिलिटी ये सब चीजें मिलती है तब जाके पेटेंट को उसके राइट्स मिलते हैं यानी पेटेंट राइट्स मिलते हैं उसको ठीक है एंड दीज राइट्स अलाउ द पेटेंट और क्या राइट्स मिलते हैं उसको होल्डर टू मेक यूज सेल एंड इम्पोर्ट द पेटेंटेड प्रोडक्ट विद इन अ कंट्री वो अपनी मर्जी से उनको सेल कर सकता है इम्पोर्ट कर सकता है और उनको यूटिलाइज कर सकता है इम्पोर्ट भी कर सकता है विद इन अ कंट्री नाउ डॉक्ट्राइन ऑफ एग्जॉशन अब डॉक्ट्राइन ऑफ एग्जॉशन क्या होता है द डॉक्ट्राइन ऑफ एग्जॉशन लिमिट्स द पेटेंट होल्डर्स यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ एग्जॉशन लिमिट करता है पेटेंट होल्डर को एक्सक्लूसिव राइट्स यूज करने से यानी कि अगर एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है किसी ने सेल कर दिया है किसी को जैसे कोई वॉशिंग मशीन ही है वो सेल कर दी है किसी को तो अब जो दूसरा जिसके पास आई है वो सेल होने के बाद जैसे कि ए है मैं आपको ऐसे समझाती हूँ ए है ठीक है वो ओनर है ठीक है जिसके पास पेटेंट का राइट है उसने बी को एक उसकी खुद की इन्वेंशन है और जिसके ऊपर उसे पेटेंट ग्रांट मिला हुआ है पेटेंट राइट्स ग्रांट किए गए हैं वो उसने बी को सेल कर दी एक वॉशिंग मशीन है जो पेटेंटेड वॉशिंग मशीन है और उसने बी को सेल कर दी अब ये बी की मर्जी है वो इसे आगे सेल करना चाहती है या फिर उसे मॉडिफाई करना चाहती है या फिर उसे आगे इंपोर्ट करना चाहती है एक्सपोर्ट करना चाहती है सब बी की मर्जी है ठीक है इसमें ए का कोई भी रोल या फिर कोई भी राइट नहीं है उसे अपना राइट वही जहाँ सेल किया था वहीं छोड़ दिया है so this is called doctrine of exhaustion. So once a patented product is sold with the patentee's consent, the patent rights over the particular product. पर्टिकुलर प्रोडक्ट कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट जैसे हमारे एग्जांपल में इधर बात की गई है वॉशिंग मशीन की सो दैट पर्टिकुलर वॉशिंग मशीन नॉट ऑल द वॉशिंग मशीन या फिर और कोई प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे सिर्फ जो सेल की गई है उसकी बात कर रहे हैं आर कंसिडर्ड एग्जॉस्टेड तो उसके जो पेटेंट राइट्स वहां पे एग्जॉस्ट हो जाएंगे सो दिस मीन्स द पेटेंटी कैन नॉट कंट्रोल इट्स रीसेल और रीडिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम्पल आप दोबारा एक बार पढ़ लीजिएगा इफ समवन बाइज अ पेटेंटेड वॉशिंग मशीन दे कैन यूज रीसेल और डिस्ट्रीब्यूट इट विदाउट फियर ऑफ इन्फ्रेंजिंग द पेटेंट तो इस तरीके से बी जो है पेटेंट इन्फ्रेंच नहीं कर रहा है So the rationale behind this doctrine is that patentee has already been compensated through the initial sale. क्यों है ये डॉक्ट्राइन अब जब पैसे पेटेंटी ने पैसे लिए हैं ना उसे सेल किया है ना बेसिकली तो पेटेंटी को तो अपना शेयर मिल गया अपना जो उनको फायदा था वो मिल गया अब राइट्स आ जाते हैं द अदर पार्टी जिसने पैसे दिए उसके पास बट इट्स नॉट अबाउट द ऑल द प्रोडक्ट्स मान लो अगर पेटेंटी ने 100 ऐसी मशीन्स बनाई है अपने पास और उसने एक सेल की है तो इट डजंट मीन कि जिस एक सेल किए तो सारी मशीन्स के ऊपर उनका राइट आ जाता है बी का जिसके लिए पैसे दिए सिर्फ वही राइट होगा जो जो चीज खरीदी है सिर्फ उस तक ही सीमित है की फीचर्स की बात करें फर्स्ट सेल एग्जॉशन अप्लाइज ओनली इफ द इनिशियल सेल इज ऑथराइज्ड बाय द पेटेंटी एग्जॉशन कब अप्लाई होता है जब इनिशियल सेल यानी कि जो स्टार्टिंग सेल होती है वो ही पेटेंटी के थ्रू होती है जब पर्सन जिसके पास पेटेंट राइट है Now, limited scope क्या है इसकी exhaustion of right applies only to specific item sold. हर आइटम पे नहीं अप्लाई होता स्पेसिफिक आइटम पे अप्लाई होता है नॉट टू द अदर पेटेंटेड प्रोडक्ट मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ जैसे फॉर एग्जांपल एक पेटेंट में ही दिस इज अ पेटेंट राइट और इसमें ना कई छोटी छोटी कई चीजों के पेटेंट राइट्स दे रखे हैं लेकिन जैसे ए है ठीक है वो ओनर है इसका उसने बी को इनमें से एक चीज निकाल के इसको सेल कर दिया ठीक है बी को सो क्या होगा कि बी के पास जिस चीज का पेमेंट बी ने किया है और ए ने जिस चीज को बी को सेल किया है बी के पास सिर्फ उस चीज का राइट है कि वो उसे आगे रीसेल कर सकता है डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है उस पेटेंट के अंदर ठीक है ना इस पूरे पेटेंट के अंदर जितनी भी चीजें कवर हो रही है उन सबका राइट बी के पास नहीं आता है ठीक है Now, parallel imports, concept and operation. Parallel imports occur when a
अब ये पैरेलल इंपोर्ट्स न्यू टॉपिक है, अब अच्छे से समझना। पैरेलल इंपोर्ट्स, ठीक है, नाम से थोड़ा आपको समझ आ रहा होगा। इंपोर्ट्स अकर व्हेन अ पेटेंटेड प्रोडक्ट इज परचेज, जब हमारा पेटेंटेड प्रोडक्ट जो है वो परचेज किया जाता है इन वन कंट्री एंड देन इम्पोर्टेड, उसे इम्पोर्ट किया जा रहा है into another without the consent of the patent holder. So this takes advantage of price difference. तो जब एक प्रोडक्ट है, उसे आपने परचेज किया, फिर उसे इंपोर्ट किया दूसरी कंट्री में, और आपको पेटेंट होल्डर की तो परमिशन की वहां जरूरत नहीं, बिकॉज आपने ऑलरेडी प्रोडक्ट को परचेज कर लिया है। तो इसमें आपको प्राइस का जो है एडवांटेज मिल सकता है। जिस कंट्री में आपने इंपोर्ट किया है, वहां पे आप उसे किसी और प्राइस में बेच सकते हो, करेंसी डिफरेंस हो सकता है, तो यू कैन गेट द एडवांटेज देयर बिटवीन कंट्रीज। एग्जाम्पल है, अ पर्सन बायज अ पेटेंटेड ड्रग इन बांग्लादेश। एक पर्सन है, उसने बांग्लादेश में पेटेंटेड ड्रग्स बाय किए थे, ठीक है, जब वो चीपर थे, और उसने इंडिया में आके विद प्रॉफिट उसे सेल कर दिया। सिंपल। So that is example of parallel import. Parallel imports and the Indian Patent Act here. The Indian Patent Act 1970 explicitly permits parallel imports under Section 107 AB. सो इसमें क्या है, वही सेम बात जो मैंने अभी आपको समझाई है, इम्पोर्टेशन ऑफ पेटेंटेड प्रोडक्ट्स। अगर आप कोई भी इंपोर्ट कर रहे हो पेटेंटेड प्रोडक्ट, ठीक है, बाय एनी पर्सन फ्रॉम अ पर्सन, एनी पर्सन फ्रॉम अ पर्सन जो कि ड्यूली ऑर्गेनाइज, मैं आपको ऐसे नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। जैसे ए है, ठीक है, वो पूरा राइट पेटेंट राइट ओनर है, ठीक है, या फिर कोई भी ए की जगह कोई और पर्सन है जिसने कंपल्सरी लाइसेंस ले रखा है, फॉर एग्जांपल बी, ए बी है ऐसे करके। तो किसी पर्सन ने, सी ने जो है इनसे ड्रग या कोई मेडिसिन या जो भी ऐसा इन्वेंशन है इनका जिसके ऊपर इन्होंने पेटेंट का राइट होल्ड कर रखा है, वो इनसे खरीदा, परचेज किया इनकी मर्जी से, एंड देन अब वो चाहे तो वो इसको इम्पोर्ट कर सकता है, दूसरी कंट्री में जाके डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, और खासकर मेडिसिन और ऐसी चीजें जो जिनकी अवेलेबिलिटी होना जरूरी है। इट्स नॉट अबाउट लग्जरी आइटम, इट्स अबाउट जरूरत वाली चीजें। तो ये चीजें क्यों अलाउ करी गई है, ताकि इनका ये जैसे मेडिसिन जैसी चीजें खासकर इजीली एक्सेसिबल हो जाए, अलग प्राइस में हो जाए, लेकिन दूसरी जगह पे मिले, ठीक है। सो उसको पूरा राइट होगा सी को, क्योंकि उसने खरीदा है, वो उस चीज के लिए पैसे पे किए, राइट। सो दिस अलाउज फॉर द इम्पोर्ट ऑफ पेटेंटेड गुड्स फ्रॉम कंट्रीज लाइक बांग्लादेश वेयर द पेटेंट लॉज में परमिट चीपर मैन्युफैक्चरिंग। सो यहाँ पे क्या है कि लाइक ये क्या हो रहा है, इसकी वजह से हमारा सेक्शन, इस सेक्शन के अंडर क्या हो रहा है, दिस अलाउज द इम्पोर्ट, इससे हमें इम्पोर्ट का अलाउ हो रहा है ऑफ पेटेंटेड गुड्स फ्रॉम कंट्रीज, जैसे बांग्लादेश जैसी कंट्रीज है, उनसे हमें मिल रहा है चीपर में, सस्ते में, और फिर हमारे पास मार्जिन, जो पर्सन सेल करना चाहता है उसके पास भी एक अच्छा मार्जिन बचता है। अब सपोज कीजिए कि बांग्लादेश से अगर आपको कोई चीज 100 रुपीज में मिल रही है, तो जो पर्सन कहीं और जाके सेल करेगा, वो करेगा उसे, अपना मार्जिन भी तो वो दिखेगा ना। फॉर एग्जाम्पल 110 में सेल करेगा तो उसे 10 रुपीज का मार्जिन मिलता है। अब वो अगर बांग्लादेश से ही 50 रुपीज में ले रहा है, तो वो यहाँ आके 60 या 70 रुपीज में सेल करेगा, ताकि उसको भी मार्जिन अच्छा मिले, उसे चीपर मिल रहा है, तो यहाँ पे भी लोगों को सस्ते में मिल जाएगा। तो ऑफकोर्स जो प्राइस जिस पे वो उसने खरीदा है वो एक्चुअली मैटर करता है। नाउ टाइप्स ऑफ एग्जॉशन इन पैरेलल इंपोर्ट, की किस टाइप के एग्जॉशन है। जैसे एग्जॉशन आप समझ ही गए हो, डॉक्ट्राइन ऑफ एग्जॉशन क्या है, आपके राइट्स वहां पे खत्म हो रहे हैं, और जो सेल हो गई है जो चीज, पेटेंट राइट्स वहां उस गुड पे, पर्टिकुलर गुड पे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। सो पैरेलल इंपोर्ट्स में टाइप्स ऑफ एग्जॉशन समझते हैं हम। जैसे कि आता है पहले इंटरनेशनल एग्जॉशन। वंस अ प्रोडक्ट इज सोल्ड, अगर एक बार एक प्रोडक्ट सोल्ड कर दिया, बेच दिया गया है एनीवेयर इन द वर्ल्ड विद द पेटेंट इज कंसेंट, द राइट्स आर एग्जॉस्टेड ग्लोबली। यानी एक प्रोडक्ट है जिसे सोल्ड कर दिया गया है कहीं भी दुनिया में, ठीक है, वो भी पेटेंट के कंसेंट से, जो राइट है उसका वो एग्जॉस्ट हो गया ग्लोबली, ठीक है। एग्जाम्पल है, एक स्मार्टफोन है, उसे यूएस में सोल्ड किया है, कैन बी रिसोल्ड इन इंडिया, उसे वापस रीसेल किया जा सकता है इंडिया के अंदर विदाउट वायलेशन ऑफ पेटेंट राइट, क्योंकि उसके पैसे दिए जा चुके हैं यूएस के अंदर। अब वो ज्यादा में हो कम में हो, वो पेटेंटी का कोई उसमें रोल नहीं है, ठीक है ना। रीजनल एग्जॉशन लाइक राइट्स आर एग्जॉस्टेड ओनली विद इन अ स्पेसिफिक रीजन। अब पहले हमने ये पढ़ा पूरे वर्ल्ड में राइट एग्जॉस्ट हो गए, अब ये स्पेसिफिक रीजन में राइट एग्जॉस्ट हुए हैं, सच एज यूरोपियन यूनियन। एग्जाम्पल है, ए पेटेंटेड प्रोडक्ट सोल्ड इन जर्मनी कैन बी सोल्ड इन फ्रांस बट नॉट आउटसाइड यूरोपियन यूनियन।
तो ये रीजनल रिस्ट्रिक्शंस आ गए इनके ऊपर कि आप इस रीजन से बाहर सॉल्ट नहीं कर सकते हो। So, national exhaustion rights are exhausted only within the country of the first sale. जो rights थे वो exhaust हुए थे सिर्फ country के अंदर अंदर, वो भी first sale में। Example है, एक patented drug है, उसे sold किया गया है इंडिया में, तो उसे cannot be imported in any other country, उसे दूसरी country में import नहीं कर सकते हैं बिना permission के, permission चाहिए उसके लिए। Now benefits and concern of parallel imports, advantages की बात करें तो promotes affordability by providing cheaper products। तो इससे of course काफी फायदा हो रहा है, affordability आ रही है, cheaper products मिल रहे हैं अगर import की बात की जाती है तो। Then encourages competition in the market, competition of course बढ़ा रही है market में क्योंकि चीजें accessible हो रही है हर जगह। कंसर्न क्या है, मे डिस्करेज द इनोवेशन, इनोवेशन को डिस्करेज कर रही है, मे बी जो पेटेंट है उसको थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है इससे, बाय रिड्यूसिंग द प्रॉफिट फॉर पेटेंट होल्डर। कॉस्ट पेटेंट होल्डर के लिए डिफिकल्ट है ये। एंड कुड अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, और इम्पोर्टेड गुड्स की क्वालिटी पे भी फर्क पड़ सकता है। केस लॉ, बाय द वे पीछे भी एक केस लॉ था जो मैंने स्किप कर दिया था, मैंने हटाया इसे इसलिए नहीं कि मे बी आपको अगर पढ़ना हो तो यू कैन। ये एक्चुअली पैरेलल का ही उस पैरेलल राइट का ही था, पैरेलल रिपोर्ट्स का ही केस लॉ था, बट ये कुछ ट्रेडमार्क में जा रहा था। यस, दिस इज ऑफ ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, सो दैट्स व्हाई मैंने इसे स्किप कर दिया, पढ़ा नहीं बट मैंने हटाया नहीं, फॉर योर रेफरेंस अगर आपको रीड करना हो तो। नाउ स्ट्रिक्स लिमिटेड वर्सेस महाराजा अप्लायंसेस, ये केस लॉ हमारे इस वीडियो के लिए है। So what is the background of the case? Strix Limited accused, जो स्ट्रिक्स लिमिटेड है उन्होंने अक्यूज किया है महाराजा अप्लायंसेस को ऑफ इन्फ्रेंजिंग इट्स पेटेंट इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग केटल्स। कैसे इन्फ्रेंज किया उन्होंने पेटेंट, क्या बोलना चाह रहे हैं वो कि आपने इंपोर्ट किए हैं केटल्स फ्रॉम चाइनीज सप्लायर, आपने चाइनीज सप्लायर से केटल्स को इंपोर्ट किया है, जिससे उनका जो महाराजा अप्लायंसेस का जो था राइट इन्फ्रेंज हुआ है। So Strix argued this import violated its right under Section 48 of Indian Patent Act, जो ग्रांट करता है उन्हें एक्सक्लूसिव राइट टू पेटेंटीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग पेटेंटेड प्रोडक्ट्स इन इंडिया। तो उनके पास राइट था कि वो इंडिया में वो मैन्युफैक्चर करेंगे, वो सेल करेंगे ये वाला पर्टिकुलर पेटेंटेड प्रोडक्ट, बट उन्होंने इंपोर्ट किया चाइना से, केटल इंपोर्ट की, तो उसकी वजह से उनका राइट वायलेट हो गया स्ट्रिक्स का। सो जो डिफेंडेंट है महाराजा अप्लायंसेस, उन्होंने क्लेम किया कि जो इंपोर्ट है वो वैलिड है अंडर सेक्शन 107 ए बी, विच अलाउज पैरेलल इंपोर्ट, जो अलाउ करते हैं पैरेलल इंपोर्ट्स को अगर प्रोडक्ट ऑथराइज्ड है बाय द लॉज ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री। एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिस कंट्री से एक्सपोर्ट किया, अगर वहां पे प्रोडक्ट जो है ऑथराइज्ड है उस अकॉर्डिंग हम इसे बेच सकते हैं यहाँ पे। सो जो डिफेंडेंट थी उनका आर्ग्यूमेंट ये था that defendant argued that the Chinese supplier had a valid patent in China, meaning the product was unauthorized, was authorized there. However, they could not provide proof of this claim, but वो proof नहीं कर पाए इस claim को। So इसी वजह से जो कोर्ट का डिसीजन था वो ये रहा, कोर्ट ने डिसमिस कर दिया केस, बिकॉज जो डिफेंडेंट थे वो फेल हो गए थे प्रूफ करने में चाइनीज का पेटेंट, एंड द कोर्ट डिड नॉट क्लैरिफाई की इशू, बट कोर्ट ने इशू, जो की इशू, जो मेन इशू था वो भी क्लैरिफाई नहीं किया। दैट्स व्हाट द इशू इन दिस केस, व्हाट लॉ इज रेफर्ड टू in section 107A B, whether the first sale must be authorized by the Indian patent holder to use section 107 AB या नहीं। तो इसके अंदर एक कंफ्यूजन थी, ठीक है, दिस पॉइंट स्टैंड्स एम्बिग्विटी मींस कंफ्यूजन। सो द lack of clear court precedents in India has led to multiple interpretations of section this। अब जो section 107A के जो केसेस है ना, इसमें हमेशा मोस्टली प्रॉब्लम क्या आती है, कोर्ट ने ना कोई जो भी जजमेंट्स दिए थे वो कुछ क्लियर नहीं थे, जिस वजह से कुछ केस के डिसीजंस क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। सो दिस सेक्शन अलाउज द इम्पोर्ट ऑफ पेटेंटेड प्रोडक्ट्स, तो ये सेक्शन अलाउ करता है इंपोर्ट पेटेंटेड प्रोडक्ट्स अगर सेलर जो है वो एक्सपोर्ट करता है, लाइक इन द एक्सपोर्टिंग कंट्री इज ऑथराइज्ड अंडर द लोकल लॉ टू सेल द प्रोडक्ट। ये हम 707 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा मुझे अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत है। नाउ क्लैरिफिकेशन बाय WTO रिव्यू, ड्यूरिंग अ WTO रिव्यू in 2011, Brazil, Japan questioned
India about its stance on parallel import and what duly authorized under the law. उन्होंने भी इस पे क्वेश्चन उठाया था पैरेलल इंपोर्ट के ऊपर कि क्या ऑथराइज है आपका अंडर लॉ में, क्या मीनिंग है इस बात का ड्यूली ऑथराइज्ड अंडर द लॉ. So India clarified that law refers to the law of the exporting country, not India. जो law है वो रेफर कर रहा है law of the exporting country. इंडिया का नाम नहीं रेफर कर रहा, उसमें लिखा हुआ है लॉ ऑफ द एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है उसकी बात की गई है. So India follows the international exhaustion of patent rights, meaning once a patented product is sold, एक बार अगर patented product sold हो गया है lawfully in one country, it can be imported into India without violation patents right. तो वो इंडिया में भी इम्पोर्ट हो सकता है बिना किसी पेटेंट राइट की वायलेशन के. इसका इम्पैक्ट पड़ा था फार्मास्यूटिकल्स पे. दिस इंटरप्रिटेशन बेनिफिट्स इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज. ऑफ कोर्स उनको तो दवाइयों की सप्लाई इजीली मिल गई थी, सो दे कैन लीगली इंपोर्ट पेटेंटेड ड्रग्स फ्रॉम कंट्रीज लाइक बांग्लादेश और नेपाल वेयर पेटेंट लॉज अलाउ चीपर मैन्युफैक्चरिंग. अब इन कंट्रीज में बांग्लादेश नेपाल में क्या होते हैं, चीपर मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो इंडिया को फायदा मिल रहा था इनसे. सो दिस कुड हाउ एवर कॉन्फ्लिक्ट विद द इंटरनेशनल अग्रीमेंट that like TRIPS, trade related aspect of intellectual property rights, which granted certain rights to patentee. तो ये थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट भी था ट्रिप्स के साथ, क्योंकि ट्रिप्स जो है कुछ सर्टेन राइट्स जो सिर्फ पेटेंटीज को ही ग्रांट करता है, नॉट टू एनी अदर पर्सन. लीगल डेवलपमेंट्स की बात करें तो बिफोर 2005, देखो ये केस ना, मैं आपको एक बार और बता देती हूँ. इस केस को जब मैंने पढ़ा था, मुझे भी काफी चीजें अनक्लियर थी, क्योंकि जो कोर्ट की जो जजमेंट थी वही क्लियर नहीं थी. कोर्ट ने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था प्रॉपरली उसकी जजमेंट में, तो इससे बहुत सारी चीजें निकल के आई थी. फिर मैंने इस केस के साथ जो भी क्लैरिफिकेशन डब्ल्यूटीओ के रिव्यू में आती है, या फिर जो भी फार्मास्यूटिकल्स के फायदे होते हैं और जो लीगल डेवलपमेंट्स है, वो भी मैंने जोड़ दिए थे. आप चाहे तो इसे इस केस के साथ लिख सकते हैं इन सारी चीजों को, और अगर आप केस को मेंशन नहीं करना चाहते और आप अदरवाइज भी इन्हें लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं. ये आपको एडिशनल पॉइंट्स काफी काम आएंगे. So before the 2005 amendment to the Patent Act, 2005 का जो amendment हुआ था Patent Act में, उससे पहले imports थे, उन्हें imports required explicit permission from the patent holder. Import के लिए explicit permission चाहिए होती थी patent holder से. अब amendment के बाद क्या हुआ है, imports are allowed as long as exporter is authorized under their local law. अगर जो imports allowed है जब exporters जो है, sorry, एक्सपोर्टर्स इज ऑथराइज्ड, इंपोर्ट्स आर अलाउड जब एक्सपोर्टर्स जो है वो ऑथराइज्ड है उनके लोकल लॉ में, इवन विदाउट द पेटेंटीज अप्रूवल. आपको पेटेंटी की भी अप्रूवल नहीं चाहिए. So this change highlights the need for Indian courts to provide clear interpretation. अब ये जो चेंज आया तब से कुछ क्लियरली एक अच्छे से हाईलाइट नहीं मिला है कोर्ट से, जो हमें चाहिए, ऑफ सेक्शन 107A टू एड्रेस द ambiguities means to clear the confusions जो भी हमारे पास problems आई है. ठीक है, so conclusion you can just read it. That's it in this video. Please don't forget to like, share and subscribe to our channel. And for anything you can just use the comment box and you can just share your views. Thank you.